कोरोजन। संक्षारण कोरोजन। हाँ रे, कोई बताएगा किसे कहते हैं? किन दो चीजों की उपस्थिति में जंग लगती है रे? जंग लगाने के लिए कौन सी वायुमंडल में दो चीजें होनी चाहिए? जल और ऑक्सीजन। देखो, या तो जल होगी या जल की जगह आप दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, वाष्प। और साथ में क्या होनी चाहिए? O2। ठीक है, ये दोनों घटनाएं जब ये दोनों चीजें होंगी और वायुमंडल के वो धातु डायरेक्ट सीधी टच में रह रहे, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सी घटना हो जाएगी? जंग लगना की या संसारण की घटना हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अब देखो, पहली बात, लोहे के तो जंग लगती है रे। लोहे को तो क्या लगती है? जंग लगती है। ठीक है, इसी के साथ यदि आप सिल्वर को रखते हो तो उसके ऊपर जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं? लोहे के ऊपर जंग लगती है, आपने सबने देखी है। ठीक है, सिल्वर वाली भी आपने देखी है रे। आपने चांदी को कभी काली या हरी पड़ती हुई देखा है? देखा है ना। ठीक है, वो घटना ये है। तो ध्यान रखना, दोनों में एक चीज ध्यान रखनी है रे आपको। यहां तो यहां जिम्मेदार कौन है? जलवाष्प और O2। यहां जिम्मेदार कौन है? सल्फर। यहां जिम्मेदार कौन है? सल्फर। सल्फर की उपस्थिति में जो सिल्वर है उसकी ऊपरी सतह किसका निर्माण कर लेती है? Ag2O Ag2S का निर्माण कर देती है, अर्थात सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेगी। ठीक है, जिससे इसकी जो परत है, जिसको वैसे तो अपन बोल देते हैं अरे बदरंग हो जाती है। बदरंग यानी उसका रंग नहीं रहता, वो अपना रंग क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, कोई निश्चित रंग नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे जो परत बोलते हैं वो परत कैसी बनी है रे? या तो काले कलर की बनी है या कैसी बनेगी रे? हरे रंग की बनेगी। ठीक है। दूसरा, एक बात बताओ रे, लोहे को यदि जंग लगती है तो क्या उसका वेट बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटने के समर्थन में कौन कौन है? प्लीज आप एंड। बढ़ने के समर्थन में कौन है? मैं घटाने में कर रहा हूं पहले। बढ़ने में कौन कौन है रे? बढ़ने में ध्यान रखना, जब भी जंग लगता है, रस्टिंग आती है किसी भी लोहे के ऊपर, तो ध्यान रखना उसका वेट सदैव गेन होता है रे। उसका वेट सदैव बढ़ेगा, सदैव बढ़ेगा वेट। ठीक है, क्यों बनेगा बढ़ेगा? अब दूसरी, जैसे इसके ऊपर, ओए तुम लोग है ना पापड़ मत बेला करो बीच बीच में। जो ये सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर तो सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? Ag2S बन रहा है, नहीं सिल्वर सल्फाइड बन रहा है। वापिस तू देख ले। ठीक है, मेरे को ये बताओ, जब ये लोहा है ना, लोहा, ये इनसे अभिक्रिया करेगा तब कौन सा यौगिक बनेगा? जब ये लोहा जलवाष्प या O2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो कौन सा यौगिक बनेगा? Fe। वाह, तू तो ऐसा यौगिक निकाल के लाया जो है ही नहीं। Fe2O3 डॉट XH2O। अक्स लगा रहा हूं, अक्स का अर्थ हो गया मान कितना भी हो सकता है, एक से लेके अनगिनत तक जितना वहां। अब देखो, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। जैसे लोहा, यदि मान लो कुछ लोहे ऐसे होते हैं जिनके पानी में काम होता है, अरे पानी में कोई रोड लगी हुई है, ठीक है, अब वहां तो जल के अणु लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, तो वहां जल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बाहर यदि कोई वायुमंडल में रहेगा तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा? Fe2O3 डॉट X H2O। ठीक है, ये होता है। यदि ये फॉर्मूला आपको कोई अगला लिख दे, बोलेगा ये फॉर्मूला किसका है, तो किसका है रे? जंग लगने का। किसका फॉर्मूला है ये? जंग लगने का। ठीक है, तो लिखना चालू करो। देखो रे, ये वही बात लिखी हुई है, वायुमंडल में धातु को खुला छोड़ने पर इसकी सतह पर ऑक्साइड या अन्य लवण बन जाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है रे? संक्षारण कहलाती है। देखो, ये ऑक्साइड ही तो है, ये ऑक्साइड ही तो है O3।
ये ऑक्साइड है। जहां भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है वो क्या होते हैं रे, अकेली ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ऑक्साइड, और यदि ऑक्सीजन के साथ कौन चल रहा है, हाइड्रोजन चल रहा है तो हाइड्रोक्साइड। यदि सी चल रहा है साथ में तो या तो कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है या डाई कार्बोनेट है, ठीक है। और यदि एस चल रहा है साथ में ऑक्सीजन के तो क्या है रे, वो सल्फाइड है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखा करो, यदि अकेला ऑक्सीजन है तो वो सारे के सारे कौन से हैं, ऑक्साइड है, ठीक है। आगे वही बात लिखी हुई है, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिन्हें रस्ट जंग कहते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है रे, जंग लगना कहलाती है। लिख दो। आवाज कम करें, चलो मेरे गले की कर दूंगा मैं कम, अब नहीं आएगी। पहले ही लिख दिए। वो उधर जो डायग्राम है ना, वो जंग लगने का ही डायग्राम है। जूम थोड़ी करना है किसी, दिख रहा है सबको, ओ पीछे बढ़ो। देवेंद्र लिख दिया। लिख दिया रे सबने। तो इंग्लिश हिंदी दोनों साथ लिखता है क्या, है, क्यों? तो ये एक लैंग्वेज यहाँ लिख लिया, अगर दूसरी लैंग्वेज घर पे लिखा कर ले पीडीएफ से। हम्म, ठीक है, हटाओ हटने कर दो। जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में धातु सीधे वायु या नमी के संपर्क में आती है तो इसकी सतह ऑक्सीकृत हो जाती है, और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। चांदी का बदरंग होना, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड Ag2S के बनने का कारण, ये याद रखना रे, आजकल सबसे ज्यादा आ रहा है ये। बहुत है रे।
जब लोहा तप के तैयार होता है ना, देखो रे, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है इस तरीके से। लिख दिया रे। हैं? क्या लिख दूं इसकी जगह? NH2O? यहाँ पे? तो ये अक्स, कोई अक्स किसी का प्रतीक आया था क्या? पूरी आवर्त सारणी में अक्स किसी का प्रतीक है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, तू अक्स, तू ये बताएगा, तू ये बता, यहाँ अक्स किसका प्रतीक आया था क्या? तो फिर लिख। अरे तू लिखना। लिख दिया रे। देखो रे, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ बढ़ जाता है, ये लाइन है ना नोट वाली, इसको रट के पी जाना रे, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। दूसरा, जंग के लिए तीन घटक लोहा, ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। यहीं तक लिखना रे एक बार। देखो रे, एक बार इधर एक चीज समझ लो, ये दो विधियां हैं, एक तो है एनोडीकरण और दूसरी है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक फर्क है सिर्फ,
ठीक है। जो ये एनोडीकरण है ना, इसमें तो किसकी परत चढ़ाएंगे, एल्यूमिनियम की परत, लोहे चांदी पीतल उन्हीं के ऊपर ही चढ़ेगी। ठीक है। गैल्वेनीकरण में है ना, जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है रे, जिंक की। अब देखो याद करने का तरीका, इसके शुरू में क्या आ रहा है, ए। एल्यूमिनियम के शुरू में भी क्या आता है, ए। ये एक शॉर्ट ट्रिक बना लो इसकी तो, कि भाई ए से ए यानी एल्यूमिनियम हो जाएगी, दूसरे के लिए ऑटोमेटिक कौन बच जाएगा, जिंक बच जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं रे, जंग प्रतिरोधी होते हैं। एल्यूमिनियम को और जिंक को जंग नहीं लगती है, इसी कारण इनकी परत क्या क्या कही जाती है, लोहे पे या सिल्वर पे या किस पे चढ़ाते हैं, अपने पीतल के ऊपर चढ़ा देते हैं, स्टील के ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है। तो देखो एनोडीकरण, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड, बस ये ध्यान रखना ऑक्साइड परत होती है रे। ठीक है। कौन सी परत होंगी, ऑक्साइड परत होंगी। ठीक है। ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण। और ये कैसी होती है रे, जंग प्रतिरोधी होती है। जो क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है कि एनोडीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाते हैं रे, एल्यूमिनियम की। और जो गैल्वेनाइजेशन होगी, गैल्वेनीकरण होगा, उसमें किसकी परत चढ़ाएंगे, जिंक की। तो ये ए से ए वाली शॉर्ट ट्रिक यदि आप बना लेते हो, ठीक है, तो भाई एल्यूमिनियम से यानी ए से ए यानी एल्यूमिनियम वाली, तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सिर्फ। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एनोडीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। एनोडीकरण विधि में किस परत, किस धातु की परत को इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, तो किस धातु की परत को चढ़ाएंगे, एल्यूमिनियम को। और अगला ये बोलते कि भाई गैल्वेनीकरण किया जा रहा है, तो किस परत को चढ़ाएंगे रे, जिंक को। है, हाँ लो स्तंभ है, उस पे इनमें किसी का प्रयोग नहीं हुआ हुआ। उसमें एक कारण है, उसमें क्या हुआ है, कार्बन की मात्रा ज्यादा मिलाई हुई है पहले से ही। कार्बन की मात्रा जो, देखो आप बहुत से ऐसे स्तंभ देखते हो ना रे, जो पुराने वाले स्तंभ है जिनको अब तक जंग नहीं लगा है, ठीक है, वहां क्या हुई है, पहले से रस्टिंग बढ़िया वाली की हुई है, कार्बन के द्वारा रस्टिंग की हुई है वहां से। उस टाइम पे ये विधियां तो थी नहीं ना। हाँ उतारो। हम्म। हम्म। हाँ देवेंद्र। ऑफिस में लिख दिया रे। गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे पर जस्ते की परत, पतली परत को आवृत करके जंग से बचाने की विधि। आपने आपने देखो घर पे रे, ये देखा होगा फ्राई पैन, फ्राई पैन देखा है घर पे, वो कोई चीज एक छोटा सा आता है, जिसको कोई चीजों को, छोटी मोटी चीजों को फ्राई करने के लिए रखते हैं अपने घर पे। उनके नीचे आपने जो लोहे की कढ़ाई होती है उसके ऊपर आपने जस्ते का लेप देखा होगा, देखा है। अरे कभी किचन में जाया करो, दिख जाएगा। अब थोड़ी सी दिखने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पेन ड्राइव निकल गई तो ये रिफ्रेश नहीं हो रही है खुद।
जिन्होंने लिख दिया वो हेडिंग लगा दे रहे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आ तो सीधे हाथ में खा चल रही है रे, पैसे आएंगे सीधे हैं। लग तो मेरे को भी रहा है ऐसा कुछ है। चाय, ओए चाय पिला देंगे, चाय तो ऐसे ही पिला देंगे यार। मैं तो सोचा कोई ढंग की चीज पिएगा तुम। हाँ लिख लिया रे। लिखते जाओ, जो लाइन नहीं समझ में आए वो बोल देना। वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है तथा जो ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं रे? अधातु कहलाते हैं। ये बात वैसे पहले आ गई है धातु और अधातुओं में, अब दोबारा रिपीट हुई है कि अधातुएं सदैव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं रे, सदैव। कुल अधातुएं कितनी है? 22 हैं, जिनमें 10 ठोस, 11 गैस और एक द्रव है। वो कौन है रे? ब्रोमीन है। और अधातु के क्वथनांक व गलनांक कम होते हैं, लेकिन बोरोन और कार्बन अपवाद है यहाँ पे। और कार्बन में कौन अपवाद है? हीरा और ग्रेफाइड, क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। लिख दिया। ये लाइन याद रखना रे, ये दोनों। ये एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यह धातुएं कौन सा आयन बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं।
वही लिख ले। कक्ष ताप पर मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस पाई जाती हैं। अरे ये बात आज क्या तक कितनी बार रिपीट हो चुकी है, दोबारा आ गई है। कक्ष ताप का अर्थ क्या हो गया? अरे रूम टेम्परेचर, जिसका मान कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध अवस्था में धातुओं में धात्विक चमक होती है रे। अर्थात ये धात्विक जो चमक का मेन कारण है वो कौन है रे? कहाँ गए वो? ये रे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और सोना सबसे अधिक कौन सी धातु है रे? तन्य धातु है, डक्टाइल मेटल है। लिख दिया? यदि दिखने में दिक्कत है तो मैं बोलता हूँ, बोलता जा रहा हूँ, लिखो। सिल्वर व कॉपर, पहली लाइन लिखो रे। सिल्वर व कॉपर उष्मा के अच्छे चालक हैं। सिल्वर व कॉपर उष्मा के अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में इनकी तुलना में लेड व मरकरी उष्मा के कुचालक हैं। इनकी तुलना में लेड व मरकरी उष्मा के कुचालक हैं। अगला, सोडियम व पोटेशियम को छोड़कर धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। सोडियम व पोटेशियम को छोड़कर धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। अगला पॉइंट, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। यहां एक शब्द जोड़ना रे बीच में, लेकिन। लेकिन गैलियम और सीजियम धातुओं के गलनांक कम होते हैं। लेकिन गैलियम और सीजियम धातुओं के गलनांक कम होते हैं।
अगला, ओस्मियम सर्वाधिक भारी धातु है। ओस्मियम सर्वाधिक भारी धातु है। अगला पॉइंट, प्रकृति में पाया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है। प्रकृति में पाया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व अंततः स्थायी तत्व लेड में परिवर्तित हो जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व अंततः अंततः स्थायी तत्व लेड में परिवर्तित हो जाता है। और लास्ट पॉइंट, सीजियम धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। सीजियम धातु का उपयोग सीजियम धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। लिख दिया सबने? पहला पॉइंट, अरे साधारण ताप पर गैलियम धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। पहला पॉइंट, साधारण ताप पर एनटीपी पर गैलियम धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। साधारण तापमान कितना होता है रे, कोई बताएगा? कितना? दो तापमान ये बताए थे, याद है क्या? एक तो एनटीपी और एक एसटीपी। पहला नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और दूसरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का तो अर्थ है कि ये काम कितने डिग्री पे हो रहा है? 27 डिग्री, यानी रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर पे हो रहा है। कितना हो रहा है रे? 37 डिग्री के आसपास। तो याद रखा करो, नहीं कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। एक बार तो इसकी फुल फॉर्म में पूछी हुई है एनटीपी की। तो साधारण ताप पर गैलियम धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला, फ्रांसियम एक रेडियो धर्मी तत्व है, रेडियो धर्मी द्रव धातु है। इस लाइन को स्टार लगा लेना रे, एक ही ऐसा है। फ्रांसियम एक रेडियो धर्मी द्रव धातु है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कैसा है रे ये? रेडियो सक्रिय है। अब देखो इस अगले वाले पॉइंट को समझो एक बार। बेराइल बेराइल बेरियल जो बेरिलियम धातु है, इसका क्या है रे? अयस्क है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना, कई बार पढ़ने में अपन गलती कर देते हैं कि बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। तो बेराइल बेरिलियम धातु का क्या है रे? मुख्य अयस्क है। बेरिलियम का उपयोग सर्किट बोर्ड, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड आदि में किया जाता है। तो ध्यान रखना कि बेराइल क्या है? बेरिलियम का मुख्य अयस्क है।
और अगला पॉइंट है टाइटेनियम का उपयोग नौका बनाने में किया जाता है क्योंकि समुद्री जल द्वारा संसारण नहीं किया जाता रे इसका। किसका? टाइटेनियम का कभी भी जो समुद्री जल होता है जिसमें साल्ट की मात्रा क्या होती है रे? ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या नहीं होगा, इसका संसारण नहीं होगा, इसको कोरिजन नहीं होगा इसका। और इस नीचे वाले पॉइंट को 7 स्टार लगा दो रे, ब्रिटेनिया वाले को। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। एंटीमनी का प्रतीक, एंटीमनी का प्रतीक एस बी। एंटीमनी क्या है? एक धातु, अधातु या उपधातु? उपधातु। उपधातुएं कितनी है? 7। बोल बोल के बताओ। हैं शुरू से बताओ। पोटेशियम, ये पोटेशियम वाला कौन था रे? एक बार नाम बता दो उस पोटेशियम वाले का मेरे को। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है एंटीमनी, टीई या टेलुरियम? टेलुरियम और पोलोनियम। ये आपकी क्या है? 7 उपधातुएं, मेटेलॉइड्स। अब तक सर्वाधिक जो क्वेश्चन आया इन धातुओं में से वो आर्सेनिक का आता है रे कई बार। कि आर्सेनिक क्या है? तो ध्यान रखना, एक मेटेलॉइड से एक उपधातु है। और जो भी ताजा आपके क्वेश्चन आया हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी उपधातु, कौन सी मेटेलॉइड्स नहीं है, वहां ऑप्शन में उत्तर था कार्बन। वैसे इनमें जो सर्वाधिक अच्छी सेमीकंडक्टर कौन सी है, कौन सी उपधातु सबसे अच्छी सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन। तो ब्रिटेनिया धातु वाला क्वेश्चन है ना, आया हुआ है कि ब्रिटेनिया धातु का एंटीमनी, तांबा, टिन की मिश्र धातु है रे। लिख दिया। ये लास्ट 3 पॉइंट है। स्टेनस सल्फाइड SnS2, ओ इसको सही लिखना SnS2, और इसको भी सही लिखना K2CO3। स्टेनस सल्फाइड को मोजेइक गोल्ड कहा जाता है। और दूसरा पोटेशियम कार्बोनेट को पीरल एस कहा जाता है। ये 2 और ये 3 थोड़े छोटे लिख देना नीचे। और नीचे वाली है बेबिट धातु। टिन प्लस एंटीमनी प्लस तांबा। नाम है, नामकरण है, जैसे उसको मोजेइक गोल्ड कहते हैं।
हाँ राख को ही बोलते हैं, तो वो राख ही तो है ये। अरे एस का अर्थ राख होता है। अपना टॉपिक कंप्लीट। बस स्लाइड का यही फायदा होता है, 2 क्लास पहले निपट गया है ये। नहीं सर, एक बार वापिस बोलो। सर एक बार और बोल दो बस। हाँ फिर पीछे नंदू बोलेगा पीछे से, सर मैं रेगो। कॉपी आप बंद ना करें, बिना पेज पलटे हुए मैंने आपको जितने भी अलॉय मेटल मिक्स धातुएं लिखवाई हैं, उनमें से आप बिना देखे कितने लिख सकते हो अभी लिख के दिखाओ। सभी कॉपियां चेक करूंगा तभी जाने दूंगा। वहां कुर्सी डाल के बैठूंगा। टिपेगा नहीं, लगे उसकी कसम है तुम्हें। टिपेगा नहीं। 5 2 10 जितनी लिख सकते हो उतनी लिखो। 2 3 4 5 जितनी लिखी जाए उतनी लिखो। यदि उनका रेशियो नहीं लिखा जाए ना, इतना कर दो कि वो मिक्स मेटल है किसकी, वो बता दो। नाम नाम क्यों? नाम क्या कि ये तो बताओ कि इसमें मिलाया क्या क्या जा रहा है। आपसे रेशियो नहीं याद है, भूल जाओ, कोई बात नहीं है। आपको रेशियो नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये तो बताओ ना कि इसमें मैंने मिलाया क्या क्या है। कॉपर मिलाया कि एंटीमनी मिलाया। जैसे मान लो ये है, ठीक है, बेबिट धातु है, तो टिन एंटीमनी और तांबा ये लिख के छोड़ दो। चाहे रेशियो याद नहीं है छोड़ दो। लिखो जहाँ कितने 5 7 कितने पढ़ के आए हो तुम, देखते हैं।